जफर महमूद साहब, आप फरमाइएगा, आप किस तरह से देखते हैं बजट को, और इस सब के साथ साथ ये कि जितनी राशिद सिद्दीकी साहब ने तजावीज़ दी, आपको क्या लगता है, खास तौर पर जो सोलर एनर्जी की उन्होंने बात की, इंडस्ट्रीज को इनोवेशंस की तरफ ले जाने के लिए ये सबसे बेसिक बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं समझता हूँ कि जी एक रवायती सा बजट है जिसमें हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस दफ़ा कोई, मैं समझ रहा था कि जी कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स कोई इसमें लाई जाएंगी। ये एक लफ्ज़ों का हेर फेर और जो एक उस तरह का एक जगलिंग होती है वही है इसमें। आप देखिएगा, इससे एक महंगाई का तूफान आएगा। 14,460 अरब रुपए, जिसमें 7,303 अरब हमने सिर्फ इंटरेस्ट देना है बाहर, और उसमें सबसे बढ़ के जो इन्होंने 9,200 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जो कि तकरीबन 2,000 अरब ज़्यादा है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो चीज़ें एक रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी, एक फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं आई हैं। उस तरह की इंडस्ट्री को कोई ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग इन्वायरमेंट चाहिए था जो इंडस्ट्री बूम करती या ग्रोथ करती, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। इंपोर्ट के ऊपर आपको पता है कि कदगन है, और जितनी इंडस्ट्री है वो 50% पे ऑलमोस्ट चल रही है। और अभी उसमें जो सोलर की आपने बात की है, तो सोलर में अभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी रॉ मटेरियल्स के ऊपर एग्जम्पशंस मिली हैं, तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री डेवलप होगी सोलर पैनल्स की, तो फिर ही उसका बेनिफिट हो सकता है। तो वो सोलर पैनल के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है, उसके रॉ मटेरियल के ऊपर एग्जम्पशन है कि जी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और उसकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करें, तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट है। जो सबसे बड़ी बात है, इस वक्त 7,303 अरब जो हमने पे करना है इंटरेस्ट की शक्ल में, तो उसमें हमें चाहिए था कि जी इसके कंपैरेटिवली हमें फॉरेक्स मैनेजमेंट की जरूरत थी कि जी हमने ये फॉरेन एक्सचेंज किस तरह क्रिएट करना है, वो किस तरह डेवलप होगा। हमें चाहिए था कि जी हमारा इस वक्त तो कोई 95 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको बढ़ाने के लिए इस वक्त 25 लाख हर साल आपका यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है जिसको जॉब की ज़रूरत है। 70 लाख इस साल में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, तकरीबन 3 करोड़ इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमें चाहिए था कि जी हम स्किल्ड बेस्ड जो एजुकेशन थी उसको डेवलप करते और अपनी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको हम बढ़ाते, और उसमें एक ऐसा रिफॉर्म्स लेके आते हैं जिसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज जो था वो थ्रू बैंक्स आने के इक़दाम किए जाते, जिसके ऊपर भी कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। ये अब एक बड़े अरसे के बाद हमें एक ऐसे बजट की जरूरत थी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जिसमें होता, रीस्ट्रक्चर होता सारा सिस्टम। उसमें हमें पता चलता सिर्फ लफ्जों को ऊपर नीचे करके बढ़ा देना बजट को, ये कोई कारीगरी नहीं है। असल जो हमें चीजें चाहिए थी वो बज़ाहिर नजर नहीं आई हैं। इसमें सिर्फ आपको ये एक IMF का जो है ना रिकमेंडेड बजट नजर आ रहा है। दो चीजों के अलावा मुझे कहीं भी इसमें नजर नहीं आती कोई चीज। एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने जो थोड़ा दिया है वो इस वक्त बड़ी अहम जरूरत थी, हमें जो है ना यील्ड पर एकड़ बढ़ाने की जरूरत है। सीड जो है ना हमारे यहाँ जो रवायती सीड चल रहे थे उससे उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर इन्होंने एग्जम्पशन दी है इंपोर्ट के ऊपर, वो अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर के अलावा IT के ऊपर इन्होंने थोड़ा उसको टैक्स रेट समझ लेंगे ओवरऑल कम कर दिया, SME में उसको इंडल्ज करके 39 से 20% पे अप्रॉक्सीमेटली आ गया। तो IT की इंडस्ट्री को भी बूम देने की जरूरत है पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी बात जो ये है इस बजट में जो इन्फ्लेशन बढ़ने का सिस्टम है कि आपने 30 से 35% सैलरीज इंक्रीज कर दी हैं, और प्लस फिर आपने 6-7 किस्म के जो और अलाउंसेस हैं उनको भी 50% और कुछ 100% तक इंक्रीज कर दिए हैं, जिससे परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगी, मगर हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सेम है। हमारी इंपोर्ट के ऊपर भी कदगन है, इंपोर्ट भी उस तरह फ्रीली नहीं हो रही, तो प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का ऑलरेडी नहीं है। तो जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई का जब आप उसमें अप्लाई करेंगे लॉ, तो आपके पास जो है ना वो सप्लाई कम होगी और डिमांड आपकी उतनी है और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का भी ये बड़ा अहम नुकता है कि आपने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई में तो वैसे भी इजाफा हुआ है, लेकिन बाहर हम जब मिसाल देते हैं वेस्ट की कि भाई वहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो हुकूमत ने कोशिश की है कि परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन
सजेस्ट जो किया गया था तनख्वाहों में इजाफा वो 20% किया गया था। जावेद बलवानी साहब आपको भी वेलकम करते हैं। जावेद साहब के पास भी हम जाएंगे। खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद खोकर साहब आपको भी बहुत बहुत बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। ये मुझे बताएं कि तनख्वाहों में 20% इजाफा हुकूमत की जानिब से बजट में सजेस्ट किया गया था, लेकिन काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा कि जी जनाब आप 50% तक तनख्वाहें बढ़ा दें, लेकिन हुकूमत का फिर इत्तेफाक हुआ 35% तक और 30% तक बढ़ाई गई। इससे जो इजाफी बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा वो तकरीबन 100 अरब रुपए का पड़ेगा। तो क्या खालिसतन इसे आप सियासी फैसला कहेंगे, जहां हमें फूक फूक कर कदम रखना था, ऐसे में हमें फिर अब 100 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करना, आखिर ये कैसे हो पाएगा? देखें जी, खुशाइंद बात है, ये होना चाहिए था, क्योंकि एक गरीब आदमी जो एक क्लर्क है, एक चपरासी है, उसकी तनख्वाह से उसका गुजारा नहीं हो रहा था जितनी महंगाई हो चुकी है। मेरा क्योंकि ज़राअत से ताल्लुक है, अभी मोहतरम जफर साहब फरमा रहे थे कि जो हमने टैक्स की छूट दी है बीज के ऊपर, सीड के ऊपर ऑलरेडी कोई टैक्स नहीं था। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि हमारी कहीं भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया गया, यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में खाद आती है, बिजली आती है, पेस्टिसाइड आते हैं, डीजल आता है। हमारे पास दुनिया के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रीजन के साथ। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 750 की, हमें मिल रही है 32-3300 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डीएपी मिलती है पाकिस्तान रुपीज़ में 3500 की, हमें मिलती है 11,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डेली कोई इंडियन पंजाब में 8 घंटे बिजली उनको फ्री मिलती है। हमारा जो यूनिट आज से 4-5 साल पहले था 5 रुपये 35 पैसे, अब वो 45 रुपए तक पहुंच गया है। सही। हमारा सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक दूसरा जो हुकूमत को इस बजट में करना चाहिए था, जो हमारी गुजारिश थी, वो था रिसर्च के लिए बजट। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, ना होने के बराबर है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको एग्रीकल्चर की जीडीपी का 2% किया जाए। देखना, जहाँ पे रिसर्च नहीं होगी, R&D नहीं होगी, तो वहाँ पे काम क्या हो सकेगा। आज हमारा सबसे बड़ा जो इशू है, हमारे सीड की वो पैदावार नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे रिसर्च के इदारों को तो तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे यहाँ मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 10-12 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। देखें, हमें ज़राअत के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, जदीद टेक्नोलॉजी के लाना, जदीद रिसर्च करना और मार्केटिंग मैकेनिज्म को ठीक करना। सबसे ज्यादा पिसता है जी आम आदमी और किसान। हमने इससे पिछले साल गंदम बेची थी 2200 रुपए मन, आम आदमी को वही मिली 5200 रुपए तक। वो दरमियान में 1750 अरब कौन खा गया। हमने पिछले साल जो मुंजी बेची थी वो 1800 से 2000 रुपए फी मन बेची थी, बाद में वो 5500 तक चली गई। को 1000 अरब का डिफरेंस के कौन खा गया। हम जाके सब्जी बेचते हैं, कोई चीज फंस के हम 10 रुपए किलो बेचते हैं, तो 10 मिनट बाद वही रेडी वाला उसको 50 रुपए किलो बेच रहा होता है। देखिए जी, हमने अपना मार्केटिंग मैकेनिज्म करना होगा। दूसरा, पाकिस्तानी काश्तकार को ये कंफर्म नहीं होता कि उसको क्या रेट मिलेगा। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है मुझे ये रेट मिलेगा। तीसरा, हमारा इस वक्त इशू है यूरिया का रेट। इस वक्त आप सुन के हैरान होंगे कि यूरिया के पाकिस्तान में 3 रेट है, एक ही फार्मूलेशन है, अजाय खुराकी एक ही है। यानी एक कंपनी 2450 में बेच रही है, एक 2995 में बेच रही है, एक 3100 में बेच रही है। क्यों? हालांकि काश्तकार को वो 2400 कुछ रुपए वाली एक बैग नहीं मिलता, वो भी 3200-3300 में मिलती है। देखिए ना, काश्तकार के साथ हमेशा ज्यादती होती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़राअत ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो मुल्क ज़राअत के सर पे चल रहा है। मैं उसमें थोड़ी सी आपको मिसाल दूं। 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ज़राअत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ 5-6 माह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह को भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में, ज़राअत की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। बहुत बड़ा इशू है सर, बहुत बड़ा इशू है।